हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्राउन रूल 1858 से 1947 तक का डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियो इस चैनल पर डाला है। एक वीडियो मैंने कंपनी रूल पर डाला है 1773 से 1857 तक का, और एक वीडियो मैंने डाला है 1857 के क्रांति पर, जो आप जाकर देख सकते हैं। उससे ये वीडियो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया का जो कंट्रोल था वो उससे ब्रिटिशर्स ने हटा दिया। ब्रिटिशर्स ने बोला अब तुम्हारा हो गया, अब तुम हटो। अब यहाँ पर क्राउन रूल चलेगा, हर मैजेस्टी के नेम पर यहाँ पर अब गवर्नमेंट चलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल लेंगे कैसे? पहले क्या होता था कि पीस इंडिया एक्ट जो आया था उसके हिसाब से क्या था, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम मतलब क्या, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो कंपनी के कंट्रोल में था। पूरा इंडिया को उस वक्त कंट्रोल करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कौन कंट्रोल करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम उस वक्त था। ब्रिटिशर्स ने बोला ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हटाओ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के डेजिग्नेशन को इंप्रूव करके उसको वाइसरॉय बना दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया। उसकी जगह पर किसको लाया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लंदन में एक 15 मेंबर का काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया। उसको हेड कौन कर रहे थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? ये बेसिकली एक एमपी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे। इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। तो अब सिस्टम कैसा हो गया, जितने भी इंडिया के ऑफिसर्स थे वो सारे रिपोर्ट करेंगे वाइसरॉय को। वाइसरॉय आंसरेबल रहेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आंसरेबल रहेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इसको दिखाकर ब्रिटिशर्स ने बोला देखो इंडियंस में, हमने आपको एक गुड गवर्नेंस दे दिया, यहाँ पर आप आंसरेबल गवर्नमेंट है। जो पहले वाइसरॉय बने वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने वो कौन बने? लॉर्ड स्टानले। क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन निकाला और उस प्रोक्लेमेशन में उन्होंने खुद को इंडिया का एम्प्रेस डिक्लेयर कर दिया। और क्या किया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एज ए कॉर्पोरेट बॉडी बनाया गया। यानी अब आप यहाँ पर सरकार पर केस कर सकते हो और सरकार आप पर केस कर सकती है। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को लगा अगर हमको इंडिया में गवर्नमेंट चलाना है तो इंडियंस का थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए। इंडियन के कोऑपरेशन के बिना हम इंडिया में गवर्नमेंट नहीं चला सकते। तो इसलिए क्या हुआ, एक के बाद एक 3 ऐसे काउंसिल एक्ट लाए गए जिसका मोटिव ये था कि इंडियंस का कोऑपरेशन गेन किया जाए। पहला एक्ट आया 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसके बाद आया 1892 में, उसके बाद आया 1909 में। तो जो पहला एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट वो है 1861। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडियंस को यहाँ पर इन्वॉल्व करना। तो इंडियंस को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? 1773 में जब पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस वक्त बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ से सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ था। सारे जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास चले गए थे। उनको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था। ये जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी थे, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी थे। 1833 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के क्या बन गया? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर 1773 में सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ। 1833 में सेंट्रलाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया। इंडिया लीगली एक कॉलोनी बन गया। 1853 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था। यहाँ पर बोला गया कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ये सिर्फ अपना एग्जीक्यूटिव काम करे, लेजिस्लेटिव काम करने के लिए एक अलग काउंसिल बनाओ। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा लेजिस्लेटिव काम देखेगा। इससे 6 मेंबर्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, जिसमें से एक थे कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज, एक थे कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का जज। 4 मेंबर्स ऐसे थे जो कि नॉमिनेटेड होते थे प्रोविंसेस से, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। इन 4 प्रोविंसेस से 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स जाते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। लेकिन ये जो मेंबर्स थे ये इंडियंस नहीं थे, ये वही कंपनी के एम्प्लॉइज थे जो कि कंपनी में 10 साल से ज्यादा काम कर चुके थे। इसके बाद 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बना दिया गया। 1861 में इंडिया का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने कुछ चेंजेस किए। पहला तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेंजेस किया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या किया, पहले 4 मेंबर्स होते थे, यहाँ पर एक और मेंबर ऐड किया, 5 मेंबर्स बना दिया गया। पहले जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके पास कोई ऐसा नहीं कि प्रॉपर डिपार्टमेंट था, ये होम डिपार्टमेंट संभाल रहा है, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट देख रहा है, ऐसा नहीं था। लेकिन 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, इन लोगों का अपने पोर्टफोलियो से हिसाब से काम डिवाइड कर दिया। जैसे कि किसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को होम डिपार्टमेंट दे दिया, किसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मिलिट्री डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को फाइनेंस दे दिया, और इन लोगों को अपने डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। मान लीजिए कोई मिलिट्री का रिलेटेड इश्यू आया, मिलिट्री रिलेटेड इश्यू का जो एग्जीक्यूटिव होगा उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। उसके बाद वो डायरेक्ट जाएगा वाइसरॉय के पास। और क्या किया गया, ये चेंजेस हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या चेंजेस किया गया, यहाँ पर एडिशनल मेंबर्स ऐड किए गए। वाइसरॉय को ये पावर दे दिया गया कि वो यहाँ पर मिनिमम 6 मेंबर्स
मैक्सिमम 12 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड कर सकते हैं, जिनमें से 50% ऑफिशियल होंगे, 50% नॉन ऑफिशियल। यानी अगर वो 6 मेंबर्स ऐड करते हैं, 3 मेंबर ऑफिशियल होंगे, 3 मेंबर्स नॉन ऑफिशियल होंगे। यहाँ पर पहली बार ब्रिटिशर्स ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को ऐड किया। वो 3 मेंबर्स कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 मेंबर्स थे जो पहले इंडियंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दिया गया था जिन लोगों को। तो यहाँ से जो है डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। खत्म कब हुआ? 1937 में। यहाँ पर और क्या चेंजेस किए गए? यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, जो सेंटर में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था, यहाँ पर क्या बोला गया? प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस जो भी थे जो कि गवर्नर के अंडर थे, वहां पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। इसके तहत बंगाल में 1862 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 1886 में बना, पंजाब में 1897 में बना। और सिस्टम में जो मेजर चेंज आया वो क्या था? ऑर्डिनेंस सिस्टम। यहाँ पर वाइसरॉय इमरजेंसी सिस्टम में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जिसका लाइफ टाइम होगा 6 मंथ। तो जो ऑर्डिनेंस सिस्टम जो आज तक चल रहा है वो यहीं से शुरू हुआ था। इसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या किया गया? ये जो एडिशनल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड होते थे, जो कि मिनिमम 6 था, मैक्सिमम 12 था, इसको बढ़ा दिया गया। मिनिमम 10 कर दिया गया और मैक्सिमम 16 कर दिया गया, 16। और क्या बोला गया कि ये जो नॉमिनेट कर देते थे, वाइसरॉय डायरेक्ट नॉमिनेट कर देते थे। ये बोला गया कि वाइसरॉय जब नॉमिनेट करेंगे, यहाँ पर वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का रिकमेंडेशन लेंगे और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जब भी वो नॉमिनेट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। और ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, का नंबर भी इंक्रीज कर दिया गया। उनको नॉमिनेट कौन करते थे? गवर्नर करते थे, लेकिन यहाँ जब वो नॉमिनेट करेंगे, वो यहाँ पर रिकमेंडेशन लेंगे किनका? लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ऐसे लोकल बॉडीज का वो यहाँ पर रिकमेंडेशन लेंगे। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, इनके डेलिबरेटिव फंक्शन अब बढ़ा दिए गए। अब बोला गया कि बजट डिस्कस करो और एग्जीक्यूटिव्स को क्वेश्चन पूछो, आस्क द एग्जीक्यूटिव्स। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा है तो 6 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा और सप्लीमेंटरी क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। एक बार आपने एग्जीक्यूटिव्स को क्वेश्चन पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया, वो फाइनल है, आप सप्लीमेंटरी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। यहाँ तक कहानी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे मर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। मर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोला जाता है? उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मर्ले थे, और जो वाइसरॉय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड मिंटो। इसके हिसाब से बोला जाता है मर्ले मिंटो रिफॉर्म। इस एक्ट के तहत क्या किया गया? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मैक्सिमम नंबर था उसको 16 से बढ़ाकर सीधा 60 बना दिया गया, 16 टू डायरेक्ट 60। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ध्यान रखा कि नॉन ऑफिशियल से ज्यादा ऑफिशियल्स हो, मेजोरिटी ऑफिशियल्स का भी हो। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी एक्सेप्ट कर ली और इनके जो काम है इसको थोड़ा बढ़ा दिया। जैसे कि अब यहाँ पर वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको एक इनडायरेक्ट इलेक्शन की तरह देखा गया। इलेक्शन का जो वर्ड है वो एक्ट में नहीं था, लेकिन इसको एक इनडायरेक्ट इलेक्शन की तरह देखा गया। देखिए, लोकल बॉडी जो है वो नॉमिनेट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज को, इलेक्टोरल कॉलेज नॉमिनेट करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को। तो ये सिस्टम जो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम है वो 1909 में आया। और एक मेजर चेंज जो हुआ, अभी तक अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई यहाँ पर इंडियन नहीं था। जो भी इंडियंस थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल पे थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 5 मेंबर थे वो 5 के 5 ब्रिटिशर्स में थे। 1909 में पहली बार ऐसा हुआ, एक इंडियन को यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दिया गया। वो थे सत्येंद्र सिन्हा। उन्हें एज ए लॉ मेंबर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड कर दिया गया। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट बना दिया गया जो कि मुस्लिम के लिए बनाया गया। मुस्लिम मेंबर्स को मुस्लिम वोटर नॉमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया, इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोला जाता है। ब्रिटिशर्स ने बोला इसका ऑब्जेक्टिव था एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना इंडिया में। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बनाना है? पहले इंडियंस का जो डिमांड था वो क्या था कि ऑटोनॉमी दो, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दो, लेजिस्लेटिव पावर वापस करो, ये जो था इंडियंस का डिमांड था। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया। एक बन गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट, एक बन गया सेंट्रल सब्जेक्ट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट पर यहाँ पर प्रोविंसेस लॉ बनाएंगे, सेंट्रल सब्जेक्ट पर यहाँ पर सेंट्रल लॉ बनाएगा। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को लेकिन दो हिस्से में डिवाइड कर दिया गया, एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक था रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट में जब लॉ बनेगा वहां पर गवर्नर किसका रिकमेंडेशन लेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन लेगा, इसलिए इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उस पर जब लॉ बनेगा वहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रिकमेंडेशन लिया जाएगा। तो ये जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम आ गया, ये जो डुअल रूल का सिस्टम आ गया, इसको डायरकी बुलाया गया। यहाँ पर बजट भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। सेंटर अपना बजट बनाएगा, प्रोविंसेस अपना बजट बनाएगा।
तो इसको बोला गया कि ये कुछ खास यहाँ पर ये जो डायरेक्ट सिस्टम है ये कुछ खास यहाँ पर इफेक्टिव नहीं रहा, इससे बाई कैमरलिज्म आ गया और डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम आ गया। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या है? अपर हाउस कौन सा था? काउंसिल ऑफ स्टेट। लोअर हाउस कौन सा था? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो बाद में चलकर राज्यसभा और लोकसभा बने। और यहाँ पर क्या क्या गया? जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, जिसमें 1909 में एक इंडियन को यहाँ पर प्लेस दिया गया था। इस बार यहाँ पर 3 इंडियंस को प्लेस मिला। जो 6 मेंबर्स का बॉडी था उसमें 3 मेंबर्स इंडियंस को यहाँ पर जगह मिला। कम्युनलिज्म को और एक्सटेंड किया गया। जो मुस्लिम्स के लिए इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरेट बना था वो सिखों के लिए भी बना, ऐसे इसको एक्सटेंड किया गया। और क्या किया गया? लंदन में एक नया ऑफिस बनाया गया जिसको हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बोला गया। इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कुछ काम दे दिया गया। और क्या किया गया? सीपीएसई बनाया गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जो 1926 में बना। यहाँ पर क्या किया गया? 1919 के एक्ट में ये बोला गया कि 10 साल के बाद हम स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट करेंगे जो इंक्वायर करेगा और रिपोर्ट करेगा कि ये जो एक्ट है ये सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं है। लेकिन इसका विरोध ऐसे हुआ कि ये जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इससे इतना विरोध हुआ कि 2 साल पहले, 10 साल से 2 साल पहले 1927 में साइमन कमीशन बना दिया गया। ये जो एक्ट था ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसको इंक्वायर करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए। तो ये जो साइमन कमीशन था ये बेसिकली 7 एमपीज का एक ग्रुप था जो कि ब्रिटिश के एमपी थे। उस ग्रुप का चेयरमैन कौन थे? जॉन साइमन, इसलिए उसको साइमन कमीशन बोला गया। लेकिन भारत के जितने भी पार्टी थे सारे पार्टीज ने इसको बॉयकॉट किया, इसमें हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये सारे 7 मेंबर जो थे ये सारे ब्रिटिश के थे, इसमें कोई इंडियन नहीं था। अगर आपको पता होगा लाला लाजपत राय ने इसको विरोध किया था, जिस पर लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज होने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो यहाँ पर साइमन कमीशन ने 1930 में अपना रिपोर्ट पेश कर दिया। इस रिपोर्ट में यह था कि पहले उन्होंने बोला कि डायरकी को हटाओ और यहाँ पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठाओ। दूसरा क्या था? उन्होंने डबल फेडरेशन के बोला, एक ब्रिटिश इंडिया फेडरेशन बनाओ, एक प्रिंसली स्टेट फेडरेशन बनाओ और कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करो, ऐसा ही और कुछ रिकमेंडेशन साइमन कमीशन ने दिया था। तो ये जो कमीशन ने रिपोर्ट दिया, साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दिया, उसको कंसीडर करने के लिए 3 राउंड टेबल बैठाया गया। इसमें एक टेबल में थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक टेबल में था ब्रिटिश इंडिया, एक टेबल में थे प्रिंसली स्टेट। ये जो राउंड टेबल पर जो डिस्कशन हुआ इसको बेस बनाकर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए एक व्हाइट पेपर बनाया गया। और ये जो व्हाइट पेपर था ये लंदन में ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास सबमिट कर दिया गया कंसिडरेशन के लिए। इन्हीं रिकमेंडेशन के आधार पर कमेटी ने कुछ यहाँ पर सर्टन चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस माना जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो कि 1935 एक्ट से लिए गए। 1935 एक्ट आने से पहले अगस्त 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक अनाउंस किया, उन्होंने एक डिक्लेयर किया। इसमें उन्होंने क्या किया? कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू किया। कम्युनल इलेक्टोरेट जो भी सिखों का था, जो भी मुस्लिमों का था, उसको कंटिन्यू किया। साथ ही जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनका भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया। गांधी को जब इस बात का पता चला तो गांधी ने इस पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। एंड में क्या हुआ? कांग्रेस लीडर्स और डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, इसे पूना एक्ट बोला जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ कि इलेक्टोरेट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन कुछ सीट रिजर्व रहेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था अब तक की कहानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। इसके बाद हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। ये दो एक्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।